नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप सबके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो ये बड़ी हास्यप्रद बात है कि आपके पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट यानी अंतिम, लेसन मतलब पाठ, तो अंतिम पाठ। तो इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में एक कहानी जाननी होगी। वास्तव में इस चैप्टर की शुरुआत होती है प्रशिया और फ्रांस के बीच युद्ध से। होता क्या है कि एक बार प्रशिया और फ्रांस के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है, प्रशिया फ्रांस से जीत जाता है और अपने जीत के इनाम के रूप में, एक तरह से आप समझिए, इसी तरह से कहानी को कहानी की तरह समझिए ताकि आप भटके ना। तो अपनी जीत के इनाम के रूप में प्रशिया क्या करता है कि फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लेता है। ये कहने का कुछ ऐसा ही तात्पर्य है जैसे हमारे यहाँ 2 जिले हैं, इलाहाबाद और प्रतापगढ़, तो उसी तरह से फ्रांस में भी 2 जिले थे, अल्सास और लॉरेन। तो प्रशिया जीत जाता है फ्रांस से, तो प्रशिया अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करके इन दोनों जिलों को अपने देश में मिला लेता है। और फिर ये प्रशिया कहता है कि अल्सास और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये है नींव इस चैप्टर की, यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। फिर से प्रशिया और फ्रांस के बीच युद्ध होता है, इतना समझ में आ गया। इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है और अपनी जीत के इनाम के रूप में प्रशिया फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लेता है और इन्हें अपने देश में मिला लेता है। और प्रशिया कहता है कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। आगे चल सकते हैं अपने चैप्टर पर। इस चैप्टर का हीरो जो है वो फ्रेंच है, एक फ्रेंच नाम का लड़का है जो आपको ये पूरी कहानी सुनाएगा। तो चलिए अपनी चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, ये चैप्टर या फिर ये कहानी फ्रेंच द्वारा सुनाई गई है। ठीक है, द लास्ट लेसन को फ्रांसीसी उपन्यासकार अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है जानते हैं कि इन्होंने खुद, यानी अल्फोंस डाउडेट ने खुद फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध देखा था। तो आई अर्थात मैंने, यानी फ्रेंच कह रहा है कि मैंने स्टार्टेड फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रवाना हुआ वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। तो उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। ठीक है, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, ग्रेट ड्रेड यानी बहुत ज़्यादा डर लगना, और मुझे डांट पड़ने का ग्रेट ड्रेड, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल कौन है, उसके टीचर। तो एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस, अस मतलब हमसे, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछेंगे, ही मतलब वहाँ। एम हैमल ने कहा था कि वहाँ हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स पर, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर हमसे प्रश्न पूछेंगे। एंड आई, और मुझे, डिड नॉट नो, पता नहीं था, द फर्स्ट वर्ड यानी प्रारंभिक ज्ञान, अबाउट देम, इनके बारे में।
और इसके बारे में यानी पार्टिसिपल्स के बारे में, दिम लगा है पार्टिसिपल्स के लिए, और पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे फर्स्ट वर्ड का भी ज्ञान नहीं था, अर्थात प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, और इनके बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, डिड नॉट नो, नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे, और पूरा दिन गुजारूं, आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर। तो एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं कहीं भाग जाऊं और घर से बाहर अपना दिन गुजारूं। इट वॉज सो वार्म, इट लगा है दिन के लिए, ठीक है। तो इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत ज़्यादा गर्म था, वार्म मतलब दिन बहुत गर्म था, शो ब्राइट, और बहुत चमकीला था। द बर्ड्स, पक्षी, वर चिपरिंग, चहचहा रहे थे, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगल के। पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे, एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, एंड इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड यानी खुले खेतों में, बैक मतलब पीछे, ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मतलब आरा मशीन, तो आरा मशीन के पीछे ओपन फील्ड, खुले खेतों में, द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब अभ्यास से है, लेकिन आप ड्रिल को ड्रिल ही पढ़िएगा क्योंकि ये वर्ड प्रचलन में है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल, इट वॉज या ऑल यानी यह सब कुछ, मच मोर टेम्पटिंग, टेम्प्ट मतलब लुभावना, कहीं ज़्यादा मनमोहक था या फिर कहीं ज़्यादा लुभावना था, देन द रूल ऑफ, रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियम की, देन तुलना में, यह सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में कहीं ज़्यादा लुभावना था या फिर कहीं ज़्यादा मनमोहक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में शक्ति थी, टू रेजिस्ट, विरोध करने की, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, एंड हरीड ऑफ, मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। एक बार रिवीजन करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं और इसे कभी भी दोबारा ना पढ़ना पड़े आपको। चलिए ध्यान रखिएगा, मेरे साथ आप भी पढ़ते चलिएगा ताकि आपको एहसास हो जाए कि कौन से वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे। तो उस दिन, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं कहीं घर से बाहर भाग जाऊं, एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं कहीं भाग जाऊं और घर से बाहर अपना दिन गुजारूं। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत ज़्यादा गर्म था एवं बहुत ज़्यादा चमकीला था। पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे या फिर प्रशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। यह सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में कहीं ज़्यादा मनमोहक था, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, जब I passed मैं गुजरा द टाउन हॉल मतलब सभागार। तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ, सामने, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट्ट के सामने। तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के सामने क्राउड, भीड़ थी, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, आल सभी, और हमारी बैड न्यूज़, बुरी खबरें, पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें हैड कम, आई थी, फ्रॉम देयर, यहीं से, यानी इसी सूचना पट्ट से, ठीक है। तो पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें यहीं से आई थी।
द लॉस्ट बैटल्स, कहा था ना शुरू में कि प्रशिया जीत गया था, फ्रांस हार गया था। तो लॉस्ट बैटल का मतलब वही है, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट का मतलब है सेना में भर्ती। जैसे किसी देश पर जब हमला होता है ना, तो वहाँ की सेना आम नागरिकों को भी सेना में भर्ती करने लगती है कि चलो अब लड़ना है देश के लिए, वही चीज़। तो सेना में भर्ती संबंधी समाचार या फिर सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। याद ना हो तो कहीं पर लिख लीजिएगा, क्या लिखना है। द ड्राफ्ट का मतलब क्या लिखना है, लिखना है सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, ठीक है। द ऑर्डर आदेश ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर यानी सेना अधिकारी के ऑर्डर्स आदेशों से संबंधित समाचार। ये संबंधी समाचार हम लास्ट में अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हारे हुए युद्ध, लॉस्ट बैटल सिर्फ लिखा है, यहाँ पर लिखा है हारे हुए युद्ध, तो हारे हुए युद्धों के समाचार ये हम जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड आई और मैंने, थॉट सोचा, टू माई सेल्फ अपने मन में, और मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ यानी बात, तो व्हाट कैन बी क्या हो सकती है, यानी अब क्या बात हो सकती है। रिवीजन कर लेते एक बार। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें यहीं से आई थी। हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा अब क्या बात हो सकती है। देन, फिर जैसे ही, एज आई मैं, हरीड तेजी से, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, एज फास्ट एज उतना तेज जितना कि आई कुड गो मैं जा सकता था, यानी इस पूरे को ऐसे पढ़ा जाएगा, और फिर जब मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, गो मतलब जाना यानी चलना, और फिर तब, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि और फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वॉक्टर लोहार का नाम क्या था, वॉक्टर, तो वॉक्टर नामक लोहार, हु वाज देयर जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, लेकिन आसान शब्दों में आप बोले तो चेला कह सकते हैं, जो अपने चेले के साथ वहीं पर था। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे किसी को पढ़कर सुना रहे हैं तो आप बोलेंगे प्रशिक्षु, अपने खुद के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप चेला बोल सकते हैं, ठीक है। तो वॉक्टर नामक लोहार जो अपने चेले के साथ वहाँ था, रीडिंग द बुलेटिन यानी समाचार, रीडिंग पढ़ रहा था और समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब, लड़के। यू विल गेट टू स्कूल तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है, या फिर तुम्हारे पास ढेर सारा समय है, ठीक है। तो और जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, वॉक्टर नामक लोहार जो अपने चेले के साथ अर्थात अपने प्रशिक्षु के साथ वहाँ पर था, समाचार पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी या फिर उसने मुझे पीछे से पुकारा। कॉल्ड आफ्टर मी यानी पीछे से बुलाना, ठीक है। डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना तेज मत जाओ, तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मी मतलब मेरा फन, मेकिंग फन यानी मजाक उड़ा रहा है। तो मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया। एम हैमल कौन है, फ्रेंच के टीचर, ठीक है, जो आपको कहानी सुना रहा है उसके टीचर का नाम है एम हैमल। तो एम हैमल अपोस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब काकी के, तो एम हैमल के लिटिल छोटे गार्डन में, बगीचे में, और मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ,
हाँफता हुआ। ठीक है, तो हाँफता हुआ मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगन, व्हेन जब स्कूल बिगन शुरू होता था, तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल। तो ग्रेट बसल, बसल मतलब शोरगुल, हल्ला, तो बहुत ज़्यादा शोर होता था। ठीक है, कहीं पर भी स्कूल खुल जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करने लगते हैं। जब तक कक्षा में टीचर नहीं जाते तब तक दुनिया भर की बकैती आती है बच्चों को, तो वही चीज़ बसल होने लगता है। ठीक है, तो आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अफरा तफरी। ठीक है, बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, तो अफरा तफरी होता था या फिर शोरगुल होता था। ठीक है, विच, जिसे कुड बी हर्ड, सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। ठीक है, यानी अगर स्कूल है आसपास और उससे आप 10-50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, बाहर गली में भी हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन सी कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, स्कूल में छुट्टी हुई है या फिर टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी शोर हल्ला गुल्ला होता रहता है ये सब कुछ। ठीक है, तो वही चीज़ वो कह रहा है, एकदम साधारण सी बात, कि बाहर गली में खड़े होकर भी आप इस बात को सुन सकते हैं, यानी शोरगुल सुन सकते हैं। फिर से, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग, अब देखिए शोर कौन कौन सा होता था उसके बारे में बता रहा है कि ओपनिंग, खोला जाना, एंड क्लोजिंग, और बंद किया जाना ऑफ डेस्क, मेज़ों का, तो मेज़ों का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स, अध्याय का रिपीट, दोहराया जाना। इन यूनिशन, यूनिशन मतलब एक साथ मिलकर, जो छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं वो एक साथ मिलकर दोहराते हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश, सब लोग चिल्लाते हैं ना एक साथ, वही चीज़। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से। विथ आवर हैंड, अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स, कानों पर रख कर। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए या फिर बेहतर समझने के लिए। तो इसको ऐसे पढ़िए कि बेहतर समझने के लिए कानों पर अपने हाथों को रख कर बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठ का दोहराया जाना। एंड द टीचर्स, और टीचर यानी अध्यापक, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब काकी के, अध्यापक की ग्रेट रूलर, छड़ी का, रूलर आप सब रूलर ही बोलते हैं, हमारे विद्यालय में भी बच्चे छड़ी को रूलर ही बोलते हैं, तो रूलर एक प्रचलित वर्ड है, आप रूलर को रूलर बोले तो भी सही है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल में छड़ी को क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं, छड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो हैंड्स ओवर आवर है, हाँ ग्रेट रूलर, और टीचर की छड़ी का रैपिंग, टकराना ऑन द टेबल, मेज से, और टीचर की छड़ी का मेज से टकराना, टीचर बच्चों को डराने के लिए अपनी छड़ी को जोर से मेज पर पटकते हैं, चुप हो जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे, तो ये सब होता है ना, तो ये सारा शोरगुल आप बाहर खड़े होकर भी सुन सकते थे, ये चीज़ उसने बताई। अब क्लियर हो गया कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए उसने बताया कि खोला जाना और बंद किया जाना डेस्क, मेज़ों का खोला जाना और बंद किया जाना। बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथों को रखकर बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठ का दोहराया जाना, और अध्यापक की छड़ी का या फिर अध्यापक की रूलर का मेज से बार बार टकराना। बट नाउ, लेकिन अभी, इट वॉज ऑल सो स्टिल, इट वॉज ऑल, ये सब कुछ सो स्टिल, बहुत शांत था, लेकिन अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन, कमोशन मतलब शोरगुल, कि इस शोरगुल के बीच, टू गेट, मैं पहुंच जाऊंगा, टू माई डेस्क, अपनी मेज पर, विदाउट बीन सीन, बिना किसी को दिखे, तो मैंने सोचा था कि इस शोरगुल के बीच मैं बिना किसी को दिखे अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बट लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ,
हैड टू बी एज क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांत था, इतना ज़्यादा शांत था एज जैसे कि संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह हो। यानी रविवार की सुबह, यानी रविवार को तो विद्यालय में छुट्टी होती है, तो वही वो कह रहा है कि जैसे रविवार की सुबह, जैसे विद्यालय में छुट्टी हो, ठीक उसी तरह सब कुछ बहुत शांत था। लेकिन उस दिन बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह के जितना ही शांत था। डोर द विंडो, खिड़की से, आई शॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे सहपाठियों को। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी वो पहले ही देयर प्लेसेस, अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल वेकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन यानी इधर उधर वॉक कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी टेरिबल, अपनी भयानक आयरन रूलर यानी अपनी भयानक छड़ी को अंडर हीज आर्म, अपनी बगल में दबाकर, अंडर हीज आर्म, आर्म में दबाकर यानी अपनी बगल में दबाकर। और एम हैमल अपनी भयानक रूलर को अपने बगल में दबाकर इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना ब्लश था, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था और कितना ज़्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से, गो टू, जाओ, योर प्लेस, अपने स्थान पर, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, आपके हीरो का नाम है फ्रेंच, ठीक है, जो आपको कहानी सुना रहा है। वी वर बिगनिंग, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और मुझसे बड़े प्यार से कहा कि जल्दी, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। देखिए नीचे इमेज है, आप सबकी बुक में ये इमेज बनी हुई होगी, चाहे किसी भी प्रकाशन की पुस्तक से आप पढ़ रहे हो। अभी मैं आपको NCERT की पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच यानी बेंच से जम्प्ड ओवर, कूद कर, बेंच से कूद कर, आई एंड सेट डाउन, मैं बैठ गया, एट माई डेस्क, अपनी मेज पर। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैं बेंच से कूद कर, जम्प्ड ओवर यानी कूद कर, तो मैं बेंच से कूद कर, माई डेस्क, अपनी डेस्क पर, सेट डाउन, बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। अब इसको थोड़ा साइलेंट करिए, पहले आप इसको पढ़िए। वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मतलब डर, माई मतलब मेरे, लिटिल ओवर यानी थोड़ा सा कम हो गया, आई मतलब मैंने, जब मैंने अपने डर पर थोड़ा सा विजय प्राप्त कर लिया, या फिर जब मेरा डर लिटिल ओवर यानी थोड़ा सा कम हो गया, जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ यानी मार पड़ने का डर। नॉट टिल देन यानी अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि उसके बाद, उसके बाद, नॉट टिल देन यानी तब तक नहीं, इसकी हिंदी होगी तब तक नहीं, लेकिन अब इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आप भटक जाएंगे, इसलिए आपको इसको ऐसे पढ़ना होगा कि जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद, डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर की, हमारे अध्यापक ने, हैड ऑन, पहन रखा है, ही इज़ ब्यूटीफुल, अपना सुंदर ग्रीन हरा कोट, अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा है। तब मैंने देखा, यहाँ पर आप फिर से पढ़ लीजिए कि मैं बेंच से कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गया, जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, हेड ऑन, पहन रखा था। हीज, अपनी फ्रिल्ड, झालरदार शर्ट, और अपनी झालरदार शर्ट पहन रखी थी, एंड, और, द लिटिल, छोटी, ब्लैक, काली, सिल्क की कैप, टोपी पहन रखी थी, ये देखिए टोपी पहन रखी है, और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कासीदाकारी,
कहीं पर भी सर्च करेंगे कासीदाकारी ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब वो जो डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस पर कासीदाकारी की गई थी। दैट ही नेवर वोर, दैट जिसे ही वह नेवर वोर कभी भी नहीं पहनते, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन निरीक्षण के दिनों के अलावा, एंड प्राइज डेज और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा। जिसे वह निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। ठीक है, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब लग रहा था, एंड सॉलमन और गंभीर लग रहा था। तो बट द थिंग, लेकिन जिस चीज़ ने दैट सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट सबसे ज़्यादा, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वो ये देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, सिटिंग बैठे हुए हैं, क्वाइटली शांति से, लाइक आवर सेल्फ, हमारी ही तरह। तो यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं कि झालरदार शर्ट पहन रखी थी और अपनी छोटी काली सिल्क की टोपी पहन रखी थी, जिस पर कासीदाकारी की गई थी, और जिसे वह निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो ये देखना था कि पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव के लोग हमारी ही तरह शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर मतलब हाउजर का हाउजर ही पढ़ेंगे आप। ओल्ड हाउजर से यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, तो एक बूढ़ा आदमी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आपको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि बूढ़ा हाउजर। ठीक है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, हाउजर मतलब हाउजर ही, तो बूढ़ा हाउजर या फिर एक बूढ़ा आदमी। विथ हीज 3 कॉर्नर्ड हेड, विथ हीज अपनी 3 कोने वाली, 3 कॉर्नर्ड मतलब 3 कोने वाली, यानी अपनी तिकोनी टोपी, हेड मतलब टोपी पहने हुए। तो बूढ़ा आदमी अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए बैठा था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे। एंड सेवरल अदर, और बहुत से अन्य लोग बिसाइड बैठे हुए थे, और इसके अलावा बहुत से अन्य लोग बैठे हुए थे। तो बूढ़ा हाउजर अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए बैठा था, भूतपूर्व मेयर बैठे थे, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे, और इनके अलावा बहुत से अन्य लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई लुक्ड दिख रहा था सैड, दुखी, सभी दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर, और वह बूढ़ा आदमी, हैड ब्रॉट ले आया था, एंड ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पुस्तक, और वह बूढ़ा आदमी एक पुरानी बाल पुस्तक लाया था। बाल पुस्तक मतलब जिस पर का खा गा ABCD ये सब लिखा होता है, बाल पोथी, जो KG-A KG-B के लड़के पढ़ते हैं, 1-2 तक भी बाल पोथी ही पढ़ी जाती है। ठीक है, थम्ड एट द एजेस मतलब किनारे, उस पुस्तक के किनारे, थम्ड, पेज पलटने की वजह से थम्ड हो गए थे, यानी काले पड़ गए थे। कहने का मतलब जैसे ये बुक है, अब इसका किनारा होगा ये, यहाँ पर ये चीज़, तो ये चीज़ जब हम बार बार इस पेज को पलटते रहते हैं और किताब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएगी ना, तो ये किनारे जो हैं ये काले पड़ जाते हैं थोड़े से। घर में कोई भी बहुत पुरानी किताब हो तो आप देखेंगे उसके किनारे यहाँ पर काले पड़े हुए होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बार बार पेजेस को पलटते रहते हैं। तो इसको समझ में आ गया ना कि थम्ड एट द एजेस, यानी बूढ़ा आदमी अपने साथ एक पुरानी बाल पुस्तक लाया था, जिसके किनारे, एजेस मतलब किनारे, जिसके किनारे यानी उस किताब के किनारे, तो जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो रहे थे। ठीक है, या फिर गंदे हो गए थे, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। जिसके किनारे अंगूठों से पेज पलटने के कारण गंदे हो गए थे। एंड ही, और उसने, हेल्ड इट ओपन, इसे खोल कर रखा था, ऑन हिज नीज, अपनी घुटनों पर, और उस बूढ़े आदमी ने इस पुस्तक को अपने घुटनों पर खोल कर रखा था।
विथ हिज ग्रेट स्पेकल्स, और उसके चश्मे लेंग पड़े हुए थे अक्रॉस द पेजेस, पृष्ठों के ऊपर, और उसका चश्मा पृष्ठों के ऊपर पड़ा हुआ था। कहने का मतलब जैसे ये पेन है तो ये पेज के ऊपर पड़ी है, पृष्ठ के ऊपर पड़ी है, उसी तरह से उसने अपना चश्मा भी पेज के ऊपर ऐसे रख दिया था कि जब पढ़ने की बारी आएगी तो चश्मा पहनकर पढ़ेंगे। क्लियर है? वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल जब आई वॉज वॉन्डरिंग मैं सोच रहा था, अबाउट इट ऑल इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हीज चेयर, तो एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड और द सेम ग्रीव, उसी गंभीर एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन में, तो उसी गंभीर और जेंटल टोन, जेंटल टोन मतलब विनम्र अंदाज, तो उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, विच ही हैड यूज, जिसका उन्होंने प्रयोग किया था, टू मी मेरे लिए, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सैड कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर, आदेश, हैज़ कम, आ गए हैं, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गए हैं, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के, तो अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने के आदेश बर्लिन से आ गए हैं। द न्यू मास्टर, नए अध्यापक, कम्स टुमारो, कल आ जाएंगे, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज़ यहाँ है योर आपका लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। तो यहाँ आपकी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि यू, आप, टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ज़्यादा एकाग्र रहें, अटेंटिव रहें, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एकाग्र रहें। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, मेरे लिए, व्हाट अ थंडर क्लैप जैसे थे, बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। तो यह शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह अरे, द रिचेस, बेचारे लोग या फिर अभागे लोग, दैट वाज वाट, यही, दे, उन्होंने, हैड पुट अप, लगा दिया था या चिपका दिया था, लगा दिया ही था बोलिए, एट द टाउन हॉल, सभागार पर, तो सभागार पर भीड़ थी, और बूढ़े वो लोहार ने कहा था कि इतना तेज मत जाओ स्कूल, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, यानी वो यही बात कह रहा था। तो वही चीज़ अब उसे समझ में आ रही कि अरे अभागे लोग, यही उन्होंने सभागार पर पुटअप कर दिया था, लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट, अंतिम, फ्रेंच भाषा का लेसन पाठ, तो मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई, क्यों? आई, मैं हार्डली, बड़ी मुश्किल से, न्यू, सीख सका था, हाउ टू राइट, लिखना, मैं बड़ी मुश्किल से लिखना सीख सका था। आई शुड नेवर लर्न, आई शुड नेवर, मैं कभी भी नहीं लर्न, सीख पाऊँगा, एनीमोर, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब, देन यानी और अब, आई मस्ट स्टॉप, मुझे रुक जाना होगा, देयर, यहीं पर, यानी अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सीख पाऊँगा, और अब मुझे यहीं पर रुक जाना होगा। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वहीं पर और उसी समय, वहीं पर और उसी समय, आई मस्ट स्टॉप, मुझे रुक जाना होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि अब जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन, तो इससे ज़्यादा मैं कभी सीख नहीं पाऊँगा। ओह अरे, हाउ सॉरी, कितना दुखी हो रहा हूँ, आई वाज, मैं, मुझे कितना दुख हो रहा है, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपना पाठ याद ना करके, नॉट माइलिंग, लर्न मतलब याद करना, माई मतलब मेरा, लेसन मतलब पाठ, नॉट मतलब नहीं, तो अपना पाठ याद ना करके, फॉर सीकिंग, ढूंढने के लिए, बर्ड से, पक्षियों के अंडे, तो पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए, और अथवा गोइंग स्लाइडिंग, फिसलने जाने के लिए, ऑन द सार, सार पर, सार आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में रखा रहता है, छोटे छोटे बच्चे उस पर चढ़कर फिसलते रहते हैं, ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर वहाँ से फिसलेंगे। अगर नहीं देखा तो किसी गार्डन में चले जाइएगा जहाँ पे बच्चों के खेलने के सामान पड़े हों, वहाँ पर आपको सार मिल जाएगा, उस पर फिसलते हैं बच्चे, ठीक है।
तो सार पर फिसलने के लिए, सार स्लाइडिंग यानी सार पर फिसलने के लिए, तो इसको ऐसे पूरा जोड़कर पढ़ना होगा कि नॉट लर्निंग माई लेसन, अपना पाठ याद ना करके, पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने के लिए, हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था। बच्चे होते हैं ना, उनको बोलो कि पाठ याद कर लो, पढ़ लो, वो बोलेंगे नहीं अभी तो मैं घूमने जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ। जब समय निकल जाता है तब समझ में आता है कि पढ़ लेना चाहिए था। वही चीज़, तो अपना पाठ याद ना करने, अपना पाठ याद ना करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने के लिए, हाउ सॉरी वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस, नॉइजेंस का मतलब यहाँ पे आप एक तरह से रुकावट कह सकते हैं, समस्या भी कह सकते हैं। अब आई लगो थोड़ी देर पहले, तो मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले, हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस, एक बड़ी समस्या लग रही थी। तो मेरी किताबें जो कुछ देर पहले एक बड़ी समस्या लग रही थी, शो हैवी, और बहुत भारी लग रही थी, टू कैरी, ले जाने में, और ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट्स, और संतों का मेरा इतिहास। हर देश में महान लोग हुए हैं, तो वही संत लोग की बात कर रहा है, यानी जैसे हमारे देश में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इसी तरह से। और संतों का मेरा इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुराने मित्र, नाउ अब हो चुके हैं, अब पुराने मित्र हो चुके हैं। दैट, जिन्हें आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब अगर पुराना मित्र कोई हो जिससे 5-7 साल से आपकी दोस्ती चली आ रही हो और किसी वजह से आपकी दोस्ती टूट जाए तो बहुत कष्ट होता है। वही चीज़ वो कह रहा है कि मेरी किताबें जो मुझे बोझ लगती थी या फिर समस्या लगती थी और ले जाने में भारी लगती थी, मेरा व्याकरण और मेरे संतों का इतिहास, ये तीनों चीज़ें मेरे लिए पुराने मित्र जैसी हैं और इन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले एक बड़ी समस्या लग रही थी और जिन्हें ले जाना बहुत मुश्किल था, यानी ले जाने में जो बहुत भारी लग रही थी, मेरा व्याकरण और मेरे संतों का इतिहास, अब ये सब मेरे पुराने मित्र बन चुके हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, एम हैमल टू यानी और एम हैमल को भी। ठीक है, द आइडिया, यह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो गोइंग अवे यानी वो दूर जा रहे हैं, यह विचार कि वो दूर जा रहे हैं। ठीक है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, दैट, और आई शुड नेवर, और शायद मैं कभी भी नहीं, शी दोबारा देख, दोबारा, हिम मतलब अगेन मतलब दोबारा, हिम मतलब उन्हें, सी मतलब देखूंगा, उन्हें दोबारा नहीं देखूंगा, और मैं शायद उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखूंगा। ठीक है, यानी मैं एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि एंड एम हैमल टू, यानी एम हैमल के बारे में भी। ठीक है, यानी एम हैमल को भी मैं छोड़ नहीं सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यानी यह विचार कि वो जा रहे हैं और शायद मैं उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगॉट, ने मुझे भुला दिया है। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में सब कुछ भुला दिया है। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सनकी थे इस बारे में भी सब कुछ भुला दिया है। बच्चों को लगता है कि आज मास्टर सनक गया है, बहुत मारेगा, ये मास्टर सनकी है, अलग अलग नाम भी देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो हमारे विद्यालय में भी हैं, उन्होंने अलग अलग टीचरों का अलग अलग नाम रख रखा है कि ये वाले सनकी मास्टर हैं, ये वाले मजाकिया मास्टर हैं, इनसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, ये फलाना मास्टर है, वो ठिकाना मास्टर है, वही चीज़। ठीक है, और इस बारे में भी भुला दिया था कि वो कितने सनकी थे। तो ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसको ऐसे पढ़ना कि और एम हैमल को भी यह विचार कि वो दूर जा रहे हैं और शायद मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा, और शायद मैं उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देख सकूंगा। इस विचार ने मुझे उनकी छड़ी के बारे में सब कुछ भुला दिया है और इस बारे में भी सब कुछ भुला दिया है कि वो कितना सनकी थे। पुअर मैन, पुअर मैन का मतलब होता है बेचारा आदमी, लेकिन यहाँ पर बेचारे गुरुजी। इट वॉज इन ऑनर, सम्मान देने के लिए, ऑफ दिस लास्ट लेसन, दिस लास्ट लेसन इस अंतिम पाठ को।
तो इस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए दैट ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहन रखे हैं हीज फाइन, अपने सुंदर संडे क्लॉथ्स, रविवारी के कपड़े। तो बेचारे गुरुजी ने इस अंतिम अध्याय को सम्मान देने के लिए ही अपने सुंदर रविवारी कपड़े पहन रखे हैं। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, और अब मैं समझ गया वाई, कि क्यों द ओल्ड मैन, बुजुर्ग लोग ऑफ द विलेज, गांव के, कि गांव के बुजुर्ग लोग वर सिटिंग, क्यों बैठे हुए हैं, देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे। और अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें भी दुख हो रहा है, टू मतलब टू यानी उन्हें भी दुख हो रहा है, दैट कि दे हैड नॉट गॉन, कि वो नहीं जा सके थे, टू स्कूल, स्कूल मोर, ज़्यादा, कि वो स्कूल अधिक नहीं जा सके थे। अर्थात बुजुर्ग लोगों ने भी ऐसे जैसे आप करते हैं कि आज मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, आज नहीं जाएंगे, ऐसे ही बुजुर्ग लोग भी अपने समय में रहे होंगे, वो भी अपने बचपन में स्कूल जाने के लिए बहाना बनाते रहे होंगे। तो आज उनको दुख हो रहा है कि आज काश उस समय पढ़ लिया होता तो ये सब ना होता, ऐसा कुछ वैसा कुछ, यानी वो सब भी दुखी हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सब भी दुखी हैं कि वो लोग अधिक स्कूल नहीं जा सके थे। इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीका है, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद कहने का, आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स, उनकी 40 वर्ष की फेथफुल, निष्ठावान सर्विस, सेवा के लिए। ठीक है, तो हमारे मास्टर को यानी हमारे गुरु को या फिर हमारे अध्यापक को उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद कहने का, इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीका है। अब इसे एक बार और पढ़ना होगा, ये उनका अपना तरीका है किस चीज़ के लिए, एंड और ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट जो वाज देयर्स नो मोर, अब उनका नहीं रहा, क्योंकि अल्सास और लॉरेन अब फ्रांस से कट कर प्रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो अब ये लोग प्रशिया के लोग हो गए, फ्रांस के लोग नहीं रहे, तो अब वो देश उनका अपना देश नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। और उस देश के लिए जो अब उनका नहीं था, सम्मान प्रदर्शित करने का ये उनका अपना तरीका था। तो अब इसको दो तरह से पढ़ेंगे। पहला, हमारे अध्यापक को उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद कहने का ये उनका अपना तरीका था, और उस देश के लिए जो अब उनका अपना नहीं था, सम्मान प्रदर्शित करने का ये उनका अपना तरीका था। ठीक है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल जब आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना, कॉल्ड पुकारते हुए, तो मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना, या फिर मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, बोलने की, इट वॉज माई टर्न, मेरी बारी थी, अब बोलने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं कुछ भी कर सकता था, टू बी एबल, योग्य होने के लिए, टू से, बोलने के, दैट ड्रेडफुल, उस भयानक रूल, नियम को, फॉर द पार्टिसिपल्स के, ऑल थ्रू, पूरा का पूरा, तो पार्टिसिपल्स के उस भयानक रूल को पूरा का पूरा बोलने के लिए, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं कुछ भी कर सकता था। ठीक है, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से, एंड क्लियर, और स्पष्ट, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को पूरा का पूरा बिना किसी गलती के ज़ोर ज़ोर से और स्पष्ट बोलने के लिए, वाट वुड आई, बोलने के लिए, एबल, योग्य होने के लिए, वाट वुड आई नॉट गिवन, मैं कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स के उस भयानक रूल को या फिर उस भयानक नियम को पूरा का पूरा बिना किसी गलती के साफ साफ और बहुत ज़ोर ज़ोर से
बोलने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, ठीक है, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं मिक्सड अप हो गया, मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, प्रारंभिक शब्दों पर ही, शुरुआत में ही, या फिर आप ऐसे बोलें कि प्रारंभिक शब्दों पर ही आई मिक्सड अप, मैं उलझ गया, एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़कर, और अपनी डेस्क को पकड़कर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग, और मुझ में साहस नहीं हो रहा था, टू लुक अप, ऊपर देखने का, और ऊपर देखने का मुझ में साहस नहीं हो रहा था। रिवीजन करना तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि क्यों गांव के बुजुर्ग लोग पीछे कमरे में पीछे बैठे हुए थे। यहाँ उनका ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सब भी दुखी थे कि वो अधिक स्कूल नहीं जा सके थे। ये उनका अपना तरीका था हमारे अध्यापक को उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद कहने का, और उस देश के लिए जो अब उनका नहीं रहा था सम्मान प्रदर्शित करने का, ये उनका अपना तरीका था, ठीक है। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। अब बोलने की मेरी बारी थी। पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को पूरा का पूरा बिना किसी गलती के साफ साफ और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं शुरुआती शब्दों पर ही अटक गया, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वो पार्टिसिपल्स का नियम सुना दूँ, ठीक है, लेकिन आई गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड, यानी मैं प्रारंभिक शब्दों पर ही मिक्सड अप हो गया, अटक गया, एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए, मेरा दिल धड़क रहा था और मुझे में ऊपर देखने का साहस नहीं हो रहा था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई हर्ड मैंने सुना एम हैमल को से कहते हुए, टू मी मुझसे, तो मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट, तुम अवश्य ही फील महसूस कर रहे हो, बैड इनफ, पर्याप्त बुरा, तुम्हें अवश्य ही पर्याप्त बुरा महसूस हो रहा होगा। शी, देखो, हाउ इट इज़, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, एवरी डे, हर दिन, वी हैव सैड, हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ, अपने आप से, देखो यह ऐसा है कि हर दिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है, आई लर्न, मैं सीख लूँगा, इसे टुमारो, कल, मैं इसे कल सीख लूँगा। आप सब भी कहते हैं ना कि आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, इसे, और कल कभी आता नहीं है, ठीक है। तो अरे मेरे पास बहुत सारा समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ, और अब, यू कैन सी, यू शी, तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ आ गए हैं, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ये सबसे बड़ी समस्या है, विथ अल्सास के साथ, यानी पूरे जिले को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अल्सास के जितने लोग हैं उन सभी के साथ ये समस्या है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही पढ़िए जैसे लिखा है, यहाँ अल्सास के साथ यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, शी, यहाँ यानी अल्सास के लोग, यहाँ पुट्स ऑफ, टाल देती है, लर्निंग, सीखने को, टिल टुमारो, कल पर, यहाँ सीखने को टिल टुमारो, कल पर टाल देती है। नाउ, अब, दोज फेलोज आउट, बाहर के लोगों को, ठीक है, आउट मतलब बाहर के, फेलोज मतलब लोगों को, ठीक है। तो नाउ, अब, दोज फेलो आउट यानी बाहर के लोगों को, देयर विल हैव द राइट, अधिकार होगा, टू से टू यू, आपसे से कहने का। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा, इसका मतलब है कि अब बाहर के लोग बताएंगे आपको कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। जब तक आपके पास समय था तो आपने फ्रेंच भाषा नहीं सीखी, अब वो लोगों ने अपने देश पर कब्जा कर लिया है, अपने ज़िलों पर कब्जा कर लिया है, तो अब वो बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इट इज़, ऐसा कैसे है, हाउ इट इज़, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड, तुम नाटक करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, एंड इट, और फिर भी, यू कैन नेदर, तुम ना तो स्पीक, बोल सकते हो, नॉर, और ना ही राइट, लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा, और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, बट लेकिन, यू तुम, आर नॉट नहीं हो, द वर्स्ट सबसे बुरे, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच,
नन्हे, लिटिल फ्रेंच यानी पुअर मतलब बेचारे, लिटिल मतलब नन्हे, फ्रेंच मतलब फ्रेंच। तो बेचारा मत बोलिए, ऐसे बोलिए कि लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच। लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, नन्हे फ्रेंच। वी हैव ऑल, हम सभी के पास ग्रेट डील, पर्याप्त कारण है टू अप्रोच, दोष ठहराने के लिए या फिर दोष देने के लिए, आवर सेल्फ विथ, स्वयं को। हम सभी के पास स्वयं को दोष देने के लिए ग्रेट डील पर्याप्त कारण हैं। चलिए रिवीजन कर लीजिएगा एक बार खुद से, फिर आगे बढ़िएगा। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता वर नॉट अनेक्सियस इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, अनेक्सियस मतलब उत्सुक, तो पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें लर्न कराने के लिए यानी तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए। तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड, वो पसंद करते। टू यू, टू पुट यू, तुम्हें लगवाना। टू वर्क, काम पर। ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर। और एट द मिल्स, या किसी मिल पर, आरा मशीन पर। ठीक है, तो वो तुम्हें किसी फार्म अथवा आरा मशीन पर काम पर लगवाना ज़्यादा पसंद करते। शो, ताकि, इस, सो एज यानी ताकि इससे, टू हैव अ लिटिल, थोड़ा सा अधिक, मोर, लिटिल मोर थोड़ा सा अधिक, मनी, धन मिल सके। ठीक है, ताकि इससे थोड़ा सा और अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी ब्लेम आल्सो यानी मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू, हैव आई, क्या मैंने, नॉट ऑफ्टन, कई बार, सेंट यू, तुम्हें नहीं भेजा, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को, इंस्टीड, बजाय, ऑफ लर्निंग, पढ़ाने के, योर लेसन, तुम्हारा पाठ। तो क्या मैंने तुम्हें तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय कई बार मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड वेन, और जब, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने जाना, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट, तो क्या मैंने, जस्ट गिव यू हॉलीडे, तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। डिड आई जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। देन, फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, वन थिंग यानी एक के बाद, अनदर, दूसरी बात करते हुए, फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमल बात करते रहे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए, एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में, वेंट ऑन टॉक, बात करते रहे। सेइंग, उन्होंने कहा, दैट की, इट, यह, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर, यह यानी ये भाषा, ठीक है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर। यहाँ पर देखिए इस वाले पेज पर ये चित्र बना हुआ है, आप सबकी बुक में ये चित्र ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये है, इस तरह से ये चित्र बना है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लैंग्वेज, तो ये सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार की, यहाँ संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्क संगत, दैट वी मस्ट, और हमें अवश्य ही गार्ड, सुरक्षित रखना होगा, इट, इस भाषा को, अमंग अस, हमारे बीच, यानी हमें अपनी आम बोलचाल की भाषा में यही भाषा प्रयोग करनी है। ठीक है, और हमें अवश्य ही इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना होगा, गार्ड, सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना होगा। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल, क्योंकि व्हेन, जब, अ पीपल, किसी देश के लोग, आर इंस्लेव्ड, गुलाम बनाए जाते हैं, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम बनाए जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज, तो जितनी देर तक, दे होल्ड फास्ट, वो पकड़ बनाए रखते हैं, यानी वो मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा के प्रति, तो जितनी देर तक वो अपनी भाषा के प्रति मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, तो इट इज़ एज, तो यहाँ कुछ ऐसा होता है, इफ़, जैसे कि, दे हैड द की, कि उनके पास चाबी होती है,
टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की। तो ये ऐसा होता है जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यानी यहाँ पर वही बात कही गई कि ये सबसे सुंदर भाषा है विश्व की, सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत, और हमें अवश्य ही इस भाषा को हमारे बीच सुरक्षित रखना होगा और इसे कभी भी नहीं भूलना होगा। क्योंकि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जितनी देर तक वो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। देन ही ओपेंड अ ग्रामर, देन तब ही ओपेंड उन्होंने खोला ग्रामर, एक व्याकरण, और फिर उन्होंने व्याकरण की पुस्तक खोली। ठीक है, तो देन फिर ही ओपेंड उन्होंने खोला ग्रामर, एक ग्रामर की पुस्तक, एक व्याकरण की पुस्तक, फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड रीड अस, और पढ़कर सुनाया, अस हमें, आवर लेसन्स हमारा पाठ, और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित रह गया, टू सी, यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि हाउ, कि कितना वेल, कितनी अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड इट, मुझे ये समझ में आ रहा था। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड वो मुझे लग रहा था, सो इजी बहुत आसान, सो इजी बहुत ही ज़्यादा आसान, जो कुछ भी उन्होंने कहा वह मुझे बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू, मैंने यह भी सोचा, भी मतलब टू मतलब भी, तो आई थिंक टू, मुझे यह भी लगता है, दैट कि आई हैड नेवर, मैंने कभी भी नहीं, लिसन सुना था, सो केयरफुली, इतने ध्यान से, मुझे ये भी लगता है कि मैंने इतने ध्यान से कभी भी नहीं सुना था। एंड, और दैट, और ये भी लगता है, दैट कि ही, उन्होंने, हैड नेवर, कभी भी नहीं, एक्सप्लेन, समझाया था, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को, विथ सो मच पेशेंस, इतने ज़्यादा धैर्य के साथ। और मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने इतने ज़्यादा धैर्य के साथ कभी भी हर चीज़ को इतना एक्सप्लेन नहीं किया था। थोड़ा सा भटक जाएंगे यहाँ पर, इसको ऐसे पढ़िए कि मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने इतने धैर्य के साथ सब कुछ कभी भी नहीं समझाया था। आगे कहते हैं, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट यानी ऐसा लग रहा था, एज इफ, मानो कि, द पुअर मैन, यह बेचारा आदमी यानी अध्यापक के लिए, ठीक है, वांटेड, चाहता है, टू गिव अस, दे देना, अस हमें, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, जितना वो जानता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से बिफोर, पहले। तो ऐसा लग रहा था मानो यह बेचारा आदमी जो कुछ भी जानता है, ऑल ही न्यू यानी जो कुछ भी जानता है या फिर जितना जानता है वह सब कुछ, वांटेड टू गिव अस, हमें दे देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी ऐसा लग रहा था कि वो अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते थे, जितना उनको आता था वो सब कुछ सिखा देना चाहते थे एक ही दिन में। तो ऐसा लग रहा था मानो यह बेचारा आदमी जो कुछ भी जानता है या फिर जितना जानता है वह सब कुछ, गिव अस, हमें दे देना चाहता था, गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल, और वह सब कुछ, इनटू आवर हेड्स, हमारे हेड, हमारे दिमाग में भर देना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। और सब कुछ एक, पुट इट ऑल यानी सब कुछ एक ही बार में हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको कि एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस, और मुझे यहाँ भी लगता है कि उन्होंने कभी भी इतने ज़्यादा धैर्य के साथ सब कुछ नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था मानो यह बेचारा आदमी जितना भी जानता है वह सब कुछ हमें दे देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड पुट इट ऑल, और वह सब कुछ एक ही झटके में हमारे मस्तिष्क में या फिर हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद यानी व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग का लेसन हुआ, अर्थात हमारा लेखन का पाठ हुआ।
ठीक है। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़, नई कॉपियाँ लाए थे फॉर अस, हमारे लिए। तो ग्रामर के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे, रिटन इन, जिन पर लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल, सुंदर, हैंड, राउंड हैंड, वक्राकार हस्तलेख में। हैंड मतलब हाथ से लिखा हुआ तो उसको बोलते हैं हस्तलेख, राउंड मतलब वक्राकार, वक्र मतलब गोला। कुछ इस तरह से देखिए, हाथ से लिखा है भारत 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 भारत, तो ये वक्राकार हो गया और ये हस्तलेख है, ठीक है। तो उसी तरह से लिखा था फ्रांस अल्सास, ये चीज़ आगे मिलेगी आपको। तो दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे, जिन पर सुंदर वक्राकार हस्तलेख, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में रिटन लिखा था, फ्रांस अल्सास, अब इसका नाम है तो यही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जिन पर, अब इसको ग्रामर के बाद यानी व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे, जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। दे लुक्ड, वो कॉपियाँ ऐसे लग रही थी मानो लाइक लिटिल फ्लैग, जैसे छोटे फ्लैग हों, छोटे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग, और वो लहरा रहे हों, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के उस कमरे में, विद्यालय के उस कमरे में। वो कॉपियाँ ऐसी लग रही थी मानो छोटे छोटे झंडे स्कूल के उस कमरे में सभी जगह लहरा रहे हों। हंग, जो लटका दिए गए हैं, फ्रॉम द रोड, छड़ से, रॉड मतलब छड़, ठीक है, डंडा भी बोल सकते हैं, छड़ से, एट द टॉप ऑफ द आवर डेस्क, जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ से या फिर डंडों से, छड़ ही बोलिए ज़्यादा सही है, रॉड मतलब छड़, ठीक है, छड़ों से हंग, लटका दिए गए हों, ठीक है। तो जो हमारी डेस्क के ऊपर या फिर जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों। यू ऑट टू हैव, काश आप सीन देख पाते, काश कि आप देख पाते, हाउ एवरीवन, की हर कोई कैसे, सेट टू वर्क, अपने काम में व्यस्त था। तो यहाँ पर कह रहा है कि यू ऑट टू हैव सीन, काश आप देख पाते कि हर कोई अपने काम में कैसे व्यस्त था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यहाँ सब हाउ क्वाइट, कितना शांत था, और यहाँ कितना शांत था यानी पूरा कमरा एकदम शांत था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज़ आ रही थी, वाज, और वो थी स्क्रैचिंग, रगड़ने की, ऑफ द पेन्स, कलम की, और द पेपर, कागज़ के ऊपर। तो केवल एक आवाज़ आ रही थी और वो थी कागज़ के ऊपर कलम का रगड़ा जाना, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज़, कागज़ पर पेनों की रगड़ की आ रही थी, ठीक है, पेनों की स्क्रैचिंग की आ रही थी, पेनों की रगड़ की आ रही थी, जुड़ गया सेंटेंस, इस तरह से पढ़िए, ठीक है। तो एकमात्र आवाज़ कागज़ पर पेनों के रगड़ने की आ रही थी। वंस, एक बार तो, सम बीटल्स, एक बार तो कुछ बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लू इन, उड़कर अंदर आ गए, एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट लेकिन नोबडी, किसी ने भी नहीं, पेड एनी ऐसे अटेंशन, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, टू देम, उनकी ओर, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर थोड़ा सा भी ध्यान पेड नहीं दिया। यानी कहने का मतलब बीटल्स उड़कर अंदर आए फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब अपने काम में व्यस्त थे। नॉट इवन द लिटिल्स वन, नॉट यहाँ तक कि, इवन यानी नॉट इवन, यहाँ तक कि द लिटिल्स वन, सबसे छोटे बच्चों ने भी, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी, हु, जो वर्कड, काम में बिजी थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, छापने के या फिर चित्रकारी करने की, देयर फिश हुक, देयर अपना, फिश हुक मछली पकड़ने का हुक, कांटा, जो अपना मछली पकड़ने का कांटा बनाने में व्यस्त थे या फिर बना रहे थे।
कांटा बनाने का मतलब कांटे का चित्र बना रहे थे, ऐसा मत समझिएगा कि वहीं पर कांटा बनाने लगे, ठीक है। जो अपना मछली पकड़ने के कांटे का चित्र बनाने में व्यस्त थे। एज इफ मानो दैट वाज फ्रेंच टू, मानो दैट वह भी वाज फ्रेंच, फ्रेंच भाषा हो, टू भाषा हो, यानी मानो वह भी फ्रेंच भाषा हो, यानी वो चित्र बना रहे थे, यानी इतने व्यस्त थे, ठीक है, कि उन्होंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। और इसकी तुलना करते हुए फ्रेंच कहता है कि मानो वो भी फ्रेंच भाषा पढ़ रहे थे, यानी बना तो वो चित्र रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मानो वो भी फ्रेंच भाषा पढ़ रहे थे, इतने छोटे बच्चे थे और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, यानी वो लोग भी दुखी थे। ऑन द रूफ, छत पर, द पीजन्स, कबूतर कूक्ड, कूक रहे थे, वेरी लो, बहुत धीरे। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे कूक रहे थे, यानी गुटर गू कर रहे थे। तो छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे, क्या वे लोग, मेक देम सिंग, इनसे गुटर गू करवाएंगे, अर्थात गाना गवाएंगे, इन जर्मन, जर्मन भाषा में। तो क्या वे लोग, यानी वो जो प्रसिया के लोग हैं जिन्होंने अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लिया है, तो क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में सिंग, गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, ठीक है। तो क्या वे लोग इन्हें जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, ठीक है। आगे चल सकते हैं क्योंकि सब आसान है। तो व्हेनेवर आई लुक्ड अप, व्हेनेवर, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते हुए। तो जब कभी भी मैंने लिखते हुए लुक्ड अप, ऊपर देखा, आई शॉ एम हैमल, मैंने एम हैमल को देखा, सिटिंग मोशनलेस, सिटिंग मतलब बैठे हुए, मोशनलेस मतलब स्थिर, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। तो जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हैमल स्थिर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एंड गेजिंग, और घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, फर्स्ट पहले, एट वन थिंग एक चीज़ को, यानी कभी किसी चीज़ को, देन द अदर, तो कभी किसी चीज़ को, यानी कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी दूसरी चीज़ को, यानी एक के बाद दूसरी चीज़, ठीक है। तो जब कभी भी मैंने लिखते हुए लुक्ड अप, ऊपर देखा, तो मैंने एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा, एंड गेजिंग, और वो घूर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट वन थिंग, कभी किसी चीज़ को, देन दैट अदर, तो कभी किसी चीज़ को, एज इफ, मानो, ही वांटेड, वो चाहते टू फिक्स, बिठा लेना, या फिर अंकित कर लेना, या फिर छाप लेना, ठीक है, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ, कि कैसे, एवरीथिंग, हर एक चीज़ लुक्ड, दिखती थी, इन दैट, उस लिटिल छोटे स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था मानो वहाँ उस छोटे स्कूल के कमरे में हर चीज़ जैसी दिखती थी, ठीक वैसी ही अपने मन में अंकित कर लेना चाहते थे, या फिर अपने मन में छाप लेना चाहते थे, ठीक है। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पर थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर। जरा सोचो, 40 सालों से वो एक ही स्थान पर थे। विथ हिज गार्डन, उनका गार्डन था, आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास, और उनकी कक्षा थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने। उनका बगीचा खिड़की से बाहर था और उनकी क्लास ठीक उनके सामने थी। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि खिड़की से बाहर उनका बगीचा था और उनके ठीक सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक ऐसे ही, या फिर बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क, केवल मेज, एंड बेंचेस, और बेंच, केवल मेज और बेंच, यानी केवल मेज और कुर्सियाँ, हैड बीन वार्म,
चिकनी हो गई थी। वॉर्न स्मूथ यानी घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। तो केवल मेज और कुर्सियां या फिर डेस्क और बेंच, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि केवल डेस्क और बेंच घिस घिस कर चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री का मतलब है अखरोट के पेड़। इन द गार्डन बगीचे में वर टॉलर अपेक्षाकृत टॉलर हो गए थे, अपेक्षाकृत बड़े हो गए थे या फिर अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन मतलब एक प्रकार की बेल होती है। होप वाइन को होप वाइन ही बोलते हैं, ठीक है, जैसे नारियल को नारियल बोलेंगे वैसे ही होप वाइन को होप वाइन बोलेंगे, ठीक है। तो और होप वाइन मतलब एक प्रकार की बेल, लेकिन हम होप वाइन को होप वाइन ही पढ़ेंगे। और होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, दैट जिसे ही उन्होंने प्लांटेड लगाया था, हिमसेल्फ स्वयं, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ वो खिड़कियों से खिड़कियों से होती हुई या फिर वहाँ खिड़कियों से लिपटते हुए टू द रूफ छत तक पहुँच गई थी, ठीक है। तो और होप वाइन जिसे उन्होंने अपने हाथों से लगाया था वह खिड़कियों से लिपटते हुए छत तक पहुँच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ कितना, इट मस्ट हैव ब्रोकन टूटा होगा, हिज हार्ट उनका दिल, तो उनका दिल कितना टूटा होगा, टू लीव इट ऑल इन सब को छोड़कर जाते हुए, ठीक है। तो इन सब को छोड़कर जाने से उनका दिल कितना टूटा होगा। पुअर मैन बेचारे गुरुजी। टू हियर सुनकर, हिज सिस्टर अपनी बहन को मूविंग चलते हुए, अबाउट इन द रूम अबव ऊपर छत पर या फिर ऊपर के कमरे में, ठीक है। तो रूम अबव यानी ऊपर के कमरे में या फिर ऊपर छत पर, ठीक है। पैकिंग देयर ट्रंक, पैकिंग मतलब पैक करते हुए, देयर ट्रंक अपना सामान संदूक में पैक करते हुए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब इसको पहले पढ़ लीजिए फिर इसको पढ़िए। तो आप इसको इस तरह से पढ़ लीजिए कि लीव इट ऑल इन सब को छोड़ने से, और रूम अबव ऊपर छत पर, पैकिंग देयर ट्रंक अपना सामान संदूक में पैक करते हुए, हिज सिस्टर अपनी बहन के, मूविंग चलने की आवाज़ को सुनकर, पुअर मैन इस बेचारे गुरुजी का, हर्ट दिल, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन किस तरह टूट रहा होगा। ये सबसे आसान तरीका था। फॉर दे क्योंकि उन्हें, मस्ट लीव छोड़ देना था, द कंट्री देश को, नेक्स्ट डे क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। क्योंकि कहा गया था ना कि जो लोग भी फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं वो छोड़कर चले जाएं देश को मतलब अल्सास और लॉरेन को छोड़कर फ्रांस चले जाएं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बट लेकिन ही हैड द करेज, उनमें साहस था, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन हर पाठ को, फॉर टू द वेरी लास्ट बिल्कुल अंत तक या फिर अंत तक, लेकिन उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग लेखन के बाद, यानी लिखने की क्लास चल रही थी ना, तो लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन हमारा लेसन हुआ, हमारा पाठ हुआ, इन हिस्ट्री इतिहास का, हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन और उसके बाद, द बेबीज छोटे बच्चों ने, चैंटेड, चैंट मतलब जोर जोर से पढ़ना, देयर अपना, बा बे बी बो बू, जैसे का किया कक्का की कुक्कू के को कंका जैसे पढ़ते थे ना, तो इसी तरह से उन लोगों का भी है फ्रेंच भाषा में ये बा बी बे बो ये था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर उसके बाद छोटे बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू जोर जोर से पढ़ा, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक, पीछे की तरफ यानी कमरे के पिछले हिस्से में या फिर ऑफ द रूम यानी कमरे के पिछले हिस्से में, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम कमरे के पिछले हिस्से में या फिर कमरे में पीछे की तरफ, सबसे पीछे बैठे थे ना गांव के लोग, तो कमरे में पीछे की तरफ। ओल्ड हाउजर, उस बूढ़े ने भी या फिर उस बूढ़े हाउजर ने भी,
ठीक है, बूढ़ा हाउजर ही बोलिए या फिर एक बूढ़ा व्यक्ति, बस। बूढ़े हाउजर ने भी हैड पुट ऑन पहन लिया था हिज स्पेक्टल्स अपने चश्मे। बूढ़े हाउजर ने भी अपना चश्मा पहन लिया था एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपने प्राइमर को, अपनी बाल पुस्तक को इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से होल्ड करके, पकड़ के, और अपनी बाल पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ के स्पेल्ड द लेटर्स विद देम यानी बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ स्पेल्ड द लेटर्स, वहाँ भी स्पेल्ड द लेटर कर रहा था, यानी वहाँ भी बा बे बी बो बू बोल रहा था। बा बे बी बो यानी यही सी स्पेल्ड द लेटर का मतलब यही बा बी बो से है, ठीक है। वहाँ भी बा बी बो, बा बे बी बो बू बोल रहा था, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से पढ़ लेना है कि, लेकिन उनमें हर एक पार्ट को वेरी लास्ट अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर उसके बाद छोटे बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू जोर जोर से पढ़ा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे की तरफ, या फिर कमरे के पिछले छोर पर, या फिर कमरे में पिछले हिस्से पर, या फिर कमरे में पीछे की सीटों पर, कई तरह से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सब लोग पीछे ही बैठे थे, गांव के लोग, तो किसी भी तरह से आपके टीचर आपको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कमरे के पिछले छोर पर, चलिए हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछले छोर पर, ओल्ड हाउसर, बूढ़े हाउसर ने भी पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, अपने चश्मे पहन लिए थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से अपनी बाल पुस्तक को पकड़कर वहाँ भी बच्चों के साथ स्पेल द लेटर बा बे बी बो आदि बोल रहा था। यू कुड सी, काश कि आप देख पाते, दैट ही टू कि वह भी वाज क्राइंग, रो रहा था, ठीक है। यू कुड सी, आप देख सकते हैं, दैट ही टू वाज क्राइंग कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विथ इमोशन, भावना से। तो भावुकतावश या फिर भावना से उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और इसे सुनना बहुत हास्यप्रद था। टू हियर हिम यानी उसे सुनना, यानी उसे पढ़ते हुए सुनना, हियर हिम। तो इट यानी यहाँ वॉज सो फनी बहुत हास्यप्रद था, टू हियर हिम उसे सुनना, और उसे सुनना बहुत ज़्यादा हास्यप्रद था। दैट वी ऑल कि हम सभी वांटेड चाहते थे, टू लाफ हंसना, एंड क्राई और रोना, कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। आह, अरे, हाउ वेल कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेंबर मुझे याद है, इट यहाँ, दैट लास्ट लेसन अंतिम पाठ। ओह, यहाँ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, यहाँ दैट लास्ट लेसन, यहाँ अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। एट वंस अचानक, द चर्च क्लॉक, चर्च की क्लॉक यानी चर्च की घड़ी ने शक 12 बजाए। तो अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंग्ल्यूश, एंग्ल्यूश एक प्रार्थना की घंटी है, ठीक है, उस घंटी का नाम है एंग्ल्यूश, ठीक है। तो देन द एंग्ल्यूश, तब, देन मतलब तब, द एंग्ल्यूश, एंग्ल्यूश नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, ठीक इसी क्षण या फिर ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट, तुरहियाँ सुनाई पड़ी, ऑफ द प्रशियन, प्रशिया के सैनिकों की, रिटर्निंग जो वापस लौट रहे थे, फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से। तो मैंने कहा था ड्रिल का मतलब अभ्यास, तो आप ड्रिल को ड्रिल ही पढ़ेंगे, जो ड्रिल से वापस लौट रहे थे। ठीक उसी क्षण ड्रिल से वापस लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियाँ, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, साउंडेड सुनाई पड़ी, अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे। अंडर मतलब नीचे, आवर मतलब हमारी, विंडो मतलब खिड़की, हमारी खिड़कियों के नीचे, ठीक है। तो अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, और तभी या फिर और फिर एंग्ल्यूज नामक प्रार्थना की घंटी बजी। ठीक उसी समय ड्रिल से लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियों की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई पड़ी। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, वो बहुत
पीले पड़ गए थे इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। तो पहले इसको पढ़िए कि एम हैमल स्टूड अप इन हिज चेयर। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, वेरी पेल, वो पीले पड़ गए थे। ठीक है, एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वो बहुत पीले पड़े हुए थे। आई नेवर शॉ हिम, मैंने नेवर कभी भी नहीं, शॉ देखा था हिम उन्हें, लुक सो टॉल, इतना आत्मविश्वासी। तो मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स, मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा, आई, मैं, बट समथिंग, लेकिन किसी चीज़ ने, चोक्ड, अवरुद्ध कर दिया, हिम, उनके गले को, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके या फिर वो अपनी बात जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न, फिर वह मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट की ओर। ब्लैक बोर्ड मतलब श्याम पट्ट, ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े या फिर वह श्याम पट्ट की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक पीस टुक उठाया, चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। ही ब्रॉट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। ठीक है, फिर उन्होंने चाक का एक टुकड़ा उठाया और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, माइट मतलब ताकत, और बियरिंग ऑन यानी पूरी ताकत के साथ, और अपनी विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, बियरिंग ऑन यानी अपनी पूरी ताकत के साथ। ही ब्रॉट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। अर्थात फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उतना बड़ा जितना बड़ा कि वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा। वाइब्ला फ्रांस, वाइब्ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हीज हेड, और अपना सिर लीन कर लिया, अपना सर झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले। ही मेड अ गीजो, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हम सब को, यानी उन्होंने अपने हाथ से हम सबको इशारा किया। विथ हिज हैंड, यहाँ पे लिखा तो है विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हम सबको इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, आप सब जा सकते हैं। तो यहाँ पर अंत में नहीं समझ में आता बच्चों को, तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, एक चाक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ जितना बड़ा वहाँ लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वो रुक गए, उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा करते हुए कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश की गई है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि इस चैप्टर से क्या सीखा है। और अगर आप कुछ नहीं सीख सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में अनोखा है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।